now I'm going to begin with the second part. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." ओके अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पैराग्राफ में क्या हो रहा है, फ्रांस जो था वो उसने अपने टीचर के क्लोथ्स देखे कि उन्होंने बहुत ही डिफरेंट क्लोथ्स पहने हुए थे जो कि वो सिर्फ स्पेशल डेज़ में पहनते थे. तो मेरे दिमाग में, मेरे यानी कि फ्रांस के दिमाग में ये सब चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है. तो उसी टाइम क्या हुआ, एम हैमल ने बहुत ही ग्रेव टोन में, ग्रेव यानी कि बहुत ही सीरियस टोन में क्या कहा कि मेरे बच्चों, जेंटल टोन यानी कि थोड़ा प्यार से भी बोले, क्या बोले कि माई चिल्ड्रन, आज हमारा लास्ट लेसन होगा जो मैं आपको दूंगा. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, और बर्लिन से क्या ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन्स इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि अब अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में क्या पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन. और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो फ्रांस के हाथों से चले गए थे, और कौन सी गवर्नमेंट के हाथ में गए थे, प्रशियन गवर्नमेंट के. तो अब जिस कंट्री की गवर्नमेंट होगी वो ऑब्वियसली चाहेगी कि वहाँ के लोग हमारी ही लैंग्वेज सीखें, हमारी ही लैंग्वेज बोलें, हमारी ही लैंग्वेज पढ़ें. तो इसलिए प्रशियन गवर्नमेंट ने ये रूल पास किया था कि अब से अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी इंस्टेड ऑफ देयर मदर टंग दैट वाज फ्रेंच. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. अब फिर मिस्टर हैमल ने क्या बताया कि जो उनका न्यू मास्टर हैं वो कल आएंगे, और आज मैं तुम्हें तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन डिलीवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि तुम सब अटेंटिव रहो. अब आप सोचो कि कितना इमोशनल मोमेंट होगा ये मिस्टर एम हैमल के लिए. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. और ये जो शब्द थे ये मेरे कानों में ऐसे पड़े जैसे कि तूफ़ान की गड़गड़ाहट हो, एकदम थंडर क्लैप. मैं तो शॉक हो गया ये सुन के कि आज मैं अपनी लाइफ का लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ने जा रहा हूँ जो एम हैमल दे रहे थे, क्योंकि अब से हमें जर्मन पढ़ाई जाएगी. Oh, the riches! That was the thing. That was what they had put up at the town hall. ओहो. तो अब फ्रांस अपने माइंड में, ये सब फ्रांस के माइंड में चल रहा है, तो वो सोच रहा है कि अच्छा ये बुरी खबर थी. यहाँ पे रिचेस का मतलब है ओहो ये बुरी खबर थी जो हमारे लिए बैड न्यूज़ है, मतलब उनके लिए बैड न्यूज़ थी कि उनकी मदर टंग ही उन्हें अब नहीं पढ़ाई जाएगी जो कि बोर्ड पे लिखी थी. तो अब फ्रांस को समझ आया, फ्रांस रिलेट कर पा रहा है कि वहाँ जो बोर्ड के आसपास जो लोग खड़े हुए थे तो वहाँ पे क्या चीज़, कौन सी न्यू बैड न्यूज़ आई होगी. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. ये वाला जो पैराग्राफ है वो फ्रांस का स्टेट ऑफ माइंड दिखा रहा है. ठीक है, इसमें हमें ये पता चलेगा कि कैसे फ्रांस का जो एटीट्यूड है, उसका जो माइंड है अपने टीचर के लिए, अपनी बुक्स के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, उसमें कैसे चेंज आया. जैसे हमने लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था, उसको पार्टिसिपल से ज़्यादा जो बाहर का सीन वो डिस्क्राइब करता है, यानी कि वो बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था बजाय के स्कूल जाने के और लर्न करने के अपना लेसन, और वो लेसन लर्न भी नहीं किया था उसने. लेकिन इस वाले पैराग्राफ में फ्रांस क्या रियलाइज़ करता है कि अब जब उसका आज लास्ट फ्रेंच लेसन है तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि मुझे तो फ्रेंच लिखना भी नहीं आता है, और जब मेरे पास पूरा टाइम था वो सीखने का तब मैंने कुछ किया नहीं. अब मैं क्या करूं, अब तो मैं बिना अपनी नेटिव लैंग्वेज याद किए बिना रह गया, सीखे बिना रह गया. ठीक है, तो माई लास्ट फ्रेंच लेसन. आहो, अब देखो फ्रांस को यहाँ पे रियलाइजेशन हो रही है कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है और उसको कुछ आता भी नहीं है. ही हार्डली न्यू एनीथिंग टू राइट इन फ्रेंच, और अब उसको और कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा फ्रेंच में. अब फ्रांस का कह रहा है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा था कि जब मेरे पास टाइम था लेसन्स को सीखने का तब मैंने क्या किया, तब मैं बर्ड्स के अंडे पकड़ने के लिए जाता था, या फिर सार. सार क्या है, यहाँ पे रिवर का नेम है, ठीक है, जो फ्रांस में बहती है.
तो मैं रिवर में खेलने के लिए जाता था, स्लाइड करने के लिए जाता था, बजाय कि पढ़ लूँ मैं। अब जो मेरी बुक्स थी, जो मुझे बिल्कुल नॉनसेंस लग रही थी, बिल्कुल न्यूसेंस लग रही थी कि क्यों मुझे उनको उठाना पड़ता है, रोज़ मुझे अपने बुक्स का बोझ ढोना पड़ता है, यानी कि वो बुक्स को पहले बोझ समझता था। अब ठीक है, अब बुक्स कौन कौन सी वो इंक्लूड कर रहा है इसमें, ग्रामर बुक इंक्लूड कर रहा है, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स बुक इंक्लूड कर रहा है, ये 2 बुक्स हैं। तो ये जो बुक्स हैं ये उसको कुछ टाइम तक पहले बोझ लगती थी उसके लिए, जो उसको स्कूल लेके आना पड़ता था और बहुत हैवी होता था वो बोझ। लेकिन अब उसको ये जो बुक्स हैं वो उसकी ऐसे लग रही है जैसे उसकी कोई पुरानी दोस्त हो, जिनसे कि वो पार्ट ही नहीं हो सकता, यानी कि दूर ही नहीं हो सकता, उनको नहीं खो सकता। और एम हैमल, अब देखो यहाँ पे हमें बुक्स के एटीट्यूड के बारे में पता चला, फ्रांस के बुक्स को लेके उसका एटीट्यूड कैसे बदला। अब एम हैमल जो उसके फ्रेंच टीचर हैं, उनके लिए उसके मन में क्या आया कि द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जब मेरे माइंड में ये आया कि एम हैमल भी जा रहे हैं यहाँ से, तो मैं बिल्कुल भूल गया और मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊँगा। जब मुझे इस बात की रियलाइजेशन हुई, तब मैं बिल्कुल ही भूल गया कि मैं उनके रूलर से डरता था, मैं उनके डंडे से डरता था, और मैं ये बिल्कुल भूल गया कि वो कितने शॉर्ट टेम्पर्ड थे। क्रैंकी का मतलब यहाँ पे है शॉर्ट टेम्पर्ड थे। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too, that they had not gone to school more. तो इस वाले पैराग्राफ में फ्रांस को रियलाइज़ हो रहा है, वो कनेक्ट कर पा रहा है कि जो उसकी क्लास में ऐसा सीन क्रिएट हुआ पड़ा था, स्कूल बिल्कुल डिफरेंट था, उसके टीचर ने स्पेशल क्लोथ्स पहने थे, विलेज मैन आए हुए थे, वो सब सारे जो ये सारी जो चीज़ें थी बिल्कुल डिफरेंट थी उसके लिए, स्ट्रेंज थिंग्स थी जो स्कूल में यूजुअली नहीं होती थी। तो अब फ्रांस जो है वो खुद डिराइव कर रहा है रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छा, इसी पर्पस के लिए एम हैमल ने अपना लास्ट लेसन देने के लिए एम हैमल ने अपने स्पेशल क्लोथ्स पहने हैं। यहाँ पे संडे क्लोथ्स का मतलब है स्पेशल क्लोथ्स पहने हैं। और अब उसे ये समझ आ रहा है कि विलेज मैन जो थे वो क्यों स्कूल हमारी क्लास के पीछे वाले बेंचेस पे आके बैठे हुए थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उनको भी रियलाइजेशन हो रहा था, वो भी सॉरी फील कर रहे थे कि जब उनके पास टाइम था पढ़ने का तब वो स्कूल नहीं गए, और वो कहाँ बिजी होते थे, ज़्यादातर पैसा कमाने के लिए, जैसे फार्म्स में काम करने के लिए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो विलेज मैन क्यों आए थे वहाँ पे, क्योंकि वो एम हैमल को रिस्पेक्ट देना चाहते थे और उसके साथ साथ ही अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट देना चाहते थे, जो कंट्री अब उनकी थी ही नहीं। एम हैमल जो थे उन्होंने उस स्कूल में 40 इयर्स तक पढ़ाया था, जो कि बहुत लंबा टाइम होता है। तो किसी को भी उस जगह से अटैचमेंट हो जाएगा। जब 40 इयर्स तक आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो, एक ही चीज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको उस प्लेस से और अपने काम से दोनों से अटैचमेंट होगा। तो एम हैमल के लिए भी ये पल बहुत मुश्किल था कि वो अपना फ्रेंच का लास्ट लेसन दे रहे हैं और उनको वो स्कूल वकेट करके जाना पड़ेगा। और विलेजर्स के लिए भी ये बहुत इमोशनल सिनेरियो था कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज का आज लास्ट लेसन पढ़ रहे थे और उसके बाद वो लैंग्वेज उनको बोलने को नहीं मिलेगी अब, क्योंकि अब उन्हें जर्मन पढ़ाई जाएगी, उनके बच्चों को जर्मन पढ़ाई जाएगी। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. अब जब मैं ये सोच रहा था, ये सब बातें जब मैं सोच रहा था, तो मेरा नेम पुकारा गया। ठीक है, अब मेरा नेम किसने लिया? एम हैमल ने, क्योंकि मेरी अब टर्न थी लेसन सुनाने की, लेकिन मुझे तो कुछ लेसन आता ही नहीं था। तो अब पार्टिसिपल्स तो मैं बिल्कुल याद करके ही नहीं आया था, लेकिन तब मेरा मन कहीं ना कहीं ये चाह रहा था कि काश आज मुझे लेसन आता होता और मैं बिना किसी गलती के बिल्कुल लाउड और क्लियर टोन में उसको सुना पाता। लेकिन मैं तो फर्स्ट वर्ड्स में ही उलझ के रह गया और मैं वहाँ पे खड़ा रहा अपना डेस्क पकड़ के, और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर अपना सिर करके भी देखूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था और मेरा हार्ट जो है वो डर के मारे ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See, how is it? Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow.
and now you see where you have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. अब फ्रांस को क्या लग रहा था, उसने लेसन नहीं सुनाया तो उसको डांट पड़ेगी, लेकिन एम हैमिल ने मुझे क्या कहा, मुझे मतलब फ्रांस को क्या कहा कि फ्रांस मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें खुद ही मतलब तुम्हें खुद ही रियलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। कैसी बात है, देखो ऐसा है कि एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हम हर रोज़ अपने आप से बोलते रहते हैं कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, हम कल याद कर लेंगे। ऐसा हमारी डेली लाइफ में भी होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कभी कभी मन नहीं करता कुछ काम करने का तो हम कहते हैं कि चलो कल कर लेंगे, अभी मन नहीं करेगा, चलो कर लेंगे, अभी मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो यही चीज़ एम हैमिल जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, और एम हैमिल अब क्या कह रहे हैं कि देखो अब हम कहाँ आ गए, अब हम कैसे मोड़ पे आ गए कि अब हमारे पास टाइम ही नहीं है। और अल्सास के लोगों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम है कि वो हर चीज़ कल पे टालते रहते हैं कि हम हर काम जो है वो कल करेंगे, जो कल कभी आता ही नहीं है। अब देखो नाउ दोज फेलोज़ का यहाँ पे मतलब है प्रशियन पीपल, ठीक है, द पीपल ऑफ प्रशिया। अब यहाँ पे एम हैमिल क्या हाईलाइट कर रहे हैं कि प्रशिया के लोग जो हैं वो अब तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारा वो मजाक उड़ाएंगे, और मजाक उड़ा के क्या कहेंगे, हाँ ये सारे लोग अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हैं, इन्हें तो देखो फ्रेंच बोलनी भी नहीं आती और लिखनी भी नहीं आती, तो ये क्या फ्रेंचमैन है। तो यहाँ पे एम हैमिल क्या हाईलाइट करना चाहते हैं कि अगर एक पर्सन अपनी नेटिव लैंग्वेज ही नहीं जानता तो वो क्या अपनी कंट्री को प्यार करता है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट। अब यहाँ पे एम हैमिल बहुत ऑनेस्टली बोल रहे हैं कि फ्रांस तुम सिर्फ अलोन नहीं हो जिसे ब्लेम किया जाना चाहिए, ठीक है, हम सबको अपने आप को ब्लेम किया जाना चाहिए। ये वाली लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, रिप्रोच यानी कि शिकायत होना, कंप्लेन होना, अब ठीक है। अब वो एम हैमिल क्या कह रहे हैं कि हम सब ने ऐसा काम किया है जिसके लिए हमें रिपेंट करना चाहिए, जिसके लिए हमें पछताना चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में एम हैमिल बता रहे हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। अब वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो भी वरिड नहीं थे, एंशियस यानी कि वरिड, पर्टिकुलर होना, ठीक है, वो भी तुम्हारी पढ़ाई को लेके पर्टिकुलर नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और द मिल्स सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी। अब वो तुम्हें भेज देते थे और क्या करने के लिए, फार्म में काम करने के लिए या फैक्ट्रीज मिल्स में काम करने के लिए, ताकि पैसे बना सकें और घर को सपोर्ट कर सकें। और मैंने भी क्या किया, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी अपने आप को ब्लेम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी तो तुम्हें कितनी बार भेजा था पानी देने के लिए मेरे फूलों को, और जब मैं चाहता था कि जब मैं फ़िशिंग करने के लिए जाना चाहता था तो मैं तुम सबको छुट्टी भी दे देता था, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ऑनेस्टली वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं एम हैमिल कि जो कमी थी वो पेरेंट्स में भी थी, तुम में भी थी और मुझ में भी थी, कि हम सब ने कल पे टाला कि चलो कल कर लेंगे। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. Now this whole paragraph is very important, ठीक है। यहाँ पे एम हैमिल क्या कह रहे हैं, वो फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, क्या कहते हुए प्रेज़ कर रहे हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की, बहुत क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। 3 points आर देयर, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और वो क्या कह रहे हैं, अब लोगों से क्या करने के लिए कह रहे हैं कि हमें इसे गार्ड करके रखना चाहिए, यानी कि हमें इसको संवार के रखना चाहिए अपने बीच में, और हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they have had the key to their prison. This is the most important line of the complete lesson. एम हैमिल क्या कह रहे हैं कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो एक तरीके से हमारी चाबी होती है। किसकी चाबी होती है? प्रिजन ऑफ स्लेवरी के, यानी कि हमारी नेटिव लैंग्वेज हमें स्लेव होने से बचा सकती हैं।
ठीक है, कैसे बचा सकती है? क्योंकि नेटिव लैंग्वेज, मैंने लेसन के स्टार्टिंग में आपसे नेटिव लैंग्वेज के बारे में बात की थी, उसमें एक पॉइंट था, इट यूनाइट्स द पीपल ऑफ अ कंट्री, है ना। तो कंट्री के लोगों को यूनाइट कौन करती है? नेटिव लैंग्वेज। तो अगर कंट्री के लोग यूनाइटेड है तो कोई दूसरी पावर उनको कैसे ऑप्रेस कर सकती है, उनको कैसे तंग कर सकती है? Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. और फिर उन्होंने हमें ग्रामर बुक से हमें ग्रामर का लेसन दिया और मैं बड़ा सरप्राइज़ हो गया। अमेज यानी कि मैं बहुत सरप्राइज़ हो गया कि मुझे वो लेसन बहुत अच्छे से समझ आया। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, और जिस तरीके से वो सब समझा रहे थे तो मुझे बहुत ईजी लग रहा था। और मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं पहले मुझे क्यों नहीं समझ आया। ऐसा क्यों था? क्योंकि इस बार फ्रांस ने अपना 100% अटेंशन दिया। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। अब फ्रांस यहाँ पे क्या रियलाइज़ कर रहा है कि ना तो मैंने पहले ध्यान से सुना था, इतना उनकी क्लास को मैंने कभी इतना सीरियस लिया नहीं पहले, और ना ही उन्होंने कभी इतने पेशेंस से इतने अच्छे तरीके से हमें पहले पढ़ाया। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है? टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ठीक है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे पुअर मैन जो है वो मिस्टर हैमिल के लिए यूज़ हुआ है। ऐसा लग रहा था कि वो जो है वो जाने से पहले हमें अपनी पूरी नॉलेज, फ्रेंच की पूरी नॉलेज देना चाहते थे एक ही बार में, एट वन स्ट्रोक। मतलब हमारे दिमाग में एक ही बार में सारा फ्रेंच का नॉलेज एक ही बार में डाल देना चाहते थे। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France, Alsace, France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof the pigeons cooed very slow, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? अब ग्रामर लेसन ओवर होने के बाद उन्होंने एम हैमल ने हमें राइटिंग लेसन पढ़ाया, ठीक है। तो उन्होंने हमें न्यू नोटबुक्स दी उस दिन, और उन नोटबुक्स पे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। और ये नोटबुक्स जब क्लास में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी तो ऐसे लग रहा था कि फ्रांस के फ्लैग्स हैं। ये नोटबुक्स जो हैं ये फ्रांस के फ्लैग्स हैं, और वो पूरी हमारे डेस्क पे फ्रांस के फ्लैग्स जैसे हुक कर दिए गए हैं, ठीक है, हैंग कर दिए गए हैं। और ऐसे लग रहा था कि सारे लोग, ठीक है, वो अपना काम चुपचाप कर रहे हैं और चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। तो सारे लोग अपना काम बहुत ही सिंसियर तरीके से चुपचाप बैठ के लिख रहे हैं, और क्लास में कोई नॉइज़ नहीं थी, सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, और वो भी थी पेन्स की आवाज़ जो कि पेपर पे लिख रहा था। यानी कि ऑल द पीपल वर बिजी इन राइटिंग सिंसियरली। अब बीच में क्या हुआ? बीटल्स आए। बीटल्स कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ बीटल्स भी आए, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दी, ठीक है। और जो छोटे छोटे पीजन्स थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे फ्रांस जो है वो पीजन्स को कंपेयर कर रहा है क्लास के बच्चों से, और वो क्या कर रहे थे? पीजन्स क्या कर रहे थे? रूफ पे बैठे हुए थे, फिश हुक से ट्रेस कर रहे थे, यानी कि फिश हुक स्क्रैच कर रहे थे। यहाँ पे फिश हुक्स का क्या मतलब है? उनके पंजे, उनके क्लॉज। तो अपने क्लॉज को रूफ पे स्क्रैच कर रहे थे, जैसे बर्ड्स करते हैं ना, ऐसे करके स्क्रैच कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच में कुछ लिख रहे हैं, एम हैमल ने उन्हें भी कुछ काम दिया है, और ऐसा लग रहा था वो भी फ्रेंच में कुछ लिख रहे हैं। और फिर मैं अपने माइंड में सोचने लगा कि क्या ये प्रशियंस जो हैं वो इन पीजन्स को भी जर्मन में सिखाएंगे, जर्मन में कू करना सिखाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that. Only the desks and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man!
to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. ओके तो अब यहाँ पे फ्रांस का कह रहे सारे लोग लिखने में बिजी थे, तो एक दो पल क्या हुआ कि मैंने ऐसे अपनी आंखें उठा के देखा। मैंने क्या देखा एम हैमिल को, कि वो मोशनलेस यानी कि एकदम बिना किसी मोशन के अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, बिना हिले डुले एकदम स्टिल होके बैठे हुए हैं, और वो सामने जो है वो नोटिस कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। वो नोटिस इस तरीके से कर रहे थे कि थोड़ी देर वो एक चीज़ को घूर रहे थे, गेज़ कर रहे थे, दूसरे पल दूसरी चीज़ को घूर रहे थे, जैसे कि वो छोटे छोटे सेक्शंस में उसका पोर्ट्रेट, उसका फ़ोटो अपने माइंड में क्लिक कर रहे हों, ताकि वो इस मेमोरी को हमेशा के लिए अपने माइंड में स्टोर कर सके। और ऐसा क्यों था कि 40 ईयर्स वो उसी जगह पर रहे थे, तो उनके लिए आप सोचो कितना इमोशनल मोमेंट होगा कि 40 ईयर्स तक आप एक ही जगह पे रहे हो और सडनली एक दिन आपको बोला जाता है कि आप अपने बैग्स पैक कीजिए और अगले दिन आपको ये खाली करना है जगह। और फ्रांस जो है वो ये सब चीज़ नोटिस कर रहा था। अब देखो उन्होंने स्कूल को किस तरीके से रखा हुआ था एम हैमिल ने। वॉलनट ट्रीज़ थे वो अब बड़े हो चुके थे, उन्होंने हॉप वाइन लगाई हुई थी खुद से, जो कि अब विंडो से रूफ तक चली गई थी, ठीक है। और जो डेस्क थे और बेंचेस जो थे वो भी घिस घिस के बहुत स्मूथ हो गए थे बिकॉज ऑफ यूसेज, ठीक है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। तो उनका दिल जो था वो बहुत ज़्यादा दुख रहा था, और ये चीज़ फ्रांस जो है वो समझ रहा है। देखो छोटा सा बच्चा जो है वो ये सब चीज़ें समझ रहा है कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि उनकी सिस्टर की जो आवाज़ थी, जो वो जब पैकिंग वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा शोर होता है ना चीज़ें इधर उधर करने का, तो उनकी सिस्टर बैग्स पैक कर रही थी, ट्रंक्स में अपना सामान डाल के पैक कर रही थी, तो उसका बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था जो हमें क्लास में सुनाई दे रहा था। और वो ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन वो कंट्री छोड़ के जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन आज के दिन कुछ डिफरेंट था ऑब्वियसली, तो एम हैमिल ने सभी बच्चों से उनका लेसन, जो उनको राइटिंग टास्क दिया था एम हैमिल ने, वो पूरा राइटिंग टास्क सब बच्चों से सुना। After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bee, boo, bo. ओके अब राइटिंग सेक्शन के बाद हमारा हिस्ट्री लेसन था, और हिस्ट्री के बाद हमने फोनेटिक्स पे मतलब प्रोनाउंसिएशन पे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे ए बी सी डी, तो ऐसे ही फ्रेंच के अल्फ़ाबेट्स थे, तो वो सारे लोग ये बोलने लगे, इकट्ठे बोलने लगे कोरस में। अच्छा यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है बेबीज़। बेबीज़ का क्या मतलब है? बेबीज़ यहाँ पे स्टैंड हो रहा है सारे क्लास के बच्चों के लिए और लोगों के लिए, जो भी क्लास में लोग बैठे थे, चाहे वो छोटे थे चाहे बड़े थे, चाहे वो बच्चे थे चाहे वो ओल्ड विलेजर्स थे, उन सब के लिए बेबीज़ यूज़ हो रहा है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, यंगर चिल्ड्रन को ही, छोटे छोटे बच्चों को ही अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, है ना। तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ग्रुप में ए बी सी डी इस तरीके से बोलते हैं, तो इसीलिए फ्रांस जो है उसने बेबीज़ कहा है जो क्लास में पूरे लोग बैठे हैं उनके लिए। तो आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में भी आ सकता है। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. Okay. जो क्लासरूम था उसके एंड में विलेजर्स बैठे थे, ठीक है। अब विलेजर्स में एक ओल्ड हाउसर भी था, ठीक है। उनके हाथ में प्राइमर थी, तो अपनी प्राइमर को उन्होंने खोल लिया क्योंकि वो बेसिक बुक थी ना, उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे, तो और जो सारे लेटर्स थे वो एक एक करके उस बुक से देख देख के बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और साफ दिख रहा था कि हाउसर जो थे उनकी आंखों में भी आंसू थे, वो भी बहुत इमोशनल हो रहे थे। उनकी जो आवाज़ थी वो भी लड़खड़ा रही थी क्योंकि इट वॉज फुल ऑफ इमोशंस। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड यानी कि लड़खड़ाना, बिकॉज ही वॉज वेरी फुल ऑफ इमोशंस। एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। और उनको सुनने में बड़ा फ़नी लग रहा था। हमारी जो पूरी सारे लोग वहाँ पे बैठे थे, हमारी जो पूरी क्लास थी, वो एक ही साथ रोना भी चाहती थी और हंसना भी चाहती थी। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। अब फ्रांस का कह रहे देखो मुझे कितना अच्छे तरीके से याद है मेरा लास्ट फ्रेंच का लेसन। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. Okay. अब सडनली क्या होता है कि 12 बज जाते हैं और चर्च की जो क्लॉक है उससे आवाज़ आती है, यानी कि बेल रिंग करती है जो बताती है कि 12 बज गए हैं, और उसके बाद उनकी प्रेयर शुरू हो जाती है, ठीक है। एंजेलस मतलब प्रेयर, चर्च में जो प्रेयर बोली जाती है। और उसी टाइम क्या होता है, प्रशियन सोल्जर्स जो हैं वो ट्रम्पेट बजा बजा के आ रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिस के बाद,
ड्रिल के बाद, तो हमारी विंडोज़, हमारी क्लास की विंडोज़ से ये आवाज़ आ रही होती है। अब एम हैमिल जो है वो खड़े होते हैं और उनका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा पेल होता है, यानी कि येलोइश टोन लिया हुआ होता है, और मैंने उन्हें कभी इस तरीके से नहीं देखा। तो वो पूरा एकदम बिल्कुल टॉल खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे तन के खड़े हो जाते हैं। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। अब वो बोलना शुरू करते हैं माई फ्रेंड्स, अब वो बोलना ही शुरू करते हैं आई, और उनकी वॉइस जो है वो ऐसे चोक हो जाती है, यानी कि उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ उनके इमोशंस की वजह से बंद हो जाती है। मतलब जैसे कि वो रोने लग जाते हैं, जब हम रोने लगते हैं तो हमारी आवाज़ गले से निकलना बंद हो जाती है ना। तो इसी तरीके से जब एम हैमिल बिल्कुल फुल ऑफ इमोशंस होते हैं तो वो बोल नहीं पाते, कुछ भी लोगों को एड्रेस नहीं कर पाते जो उनकी क्लास में है। फिर वो क्या करते हैं कि वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न कर लेते हैं, एक चौक का पीस निकालते हैं और जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते हैं अपने पूरी एनर्जी के साथ, अपने पूरे फोर्स के साथ वो बड़ा बड़ा लिखते हैं उस पर, वीव लव फ्रांस। वीव लव फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। अब इससे क्या पता चलता है कि वो बहुत अच्छे पैट्रियट हैं। ही इज़ फुल ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग्स फॉर हिज कंट्री। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. और उसके बाद वो क्या करते हैं, थोड़ा सा झुकते हैं। लीन करना मतलब थोड़ा सा झुकना, तो वॉल की तरफ अपना सिर झुकाते हैं और हमें हाथ से ही इशारा कर देते हैं। जेस्चर करना मतलब हाथ से इशारा कर देते हैं कि अब तुम्हारा स्कूल ओवर हो चुका है और अब तुम अपने घर में जा सकते हो। सो दिस वॉज द लेसन। Now let's discuss the theme of the lesson. The first is it highlights the flaw of human nature for postponing the things on tomorrow. तो जो इस लेसन का फर्स्ट थीम है वो क्या है कि ह्यूमन नेचर की जो आदत होती है कल पर चीज़ें टालने की, इस फ्लॉ मतलब कमी, इस कमी को ये लेसन हाईलाइट करता है। Next theme is language chauvinism. Now what is language chauvinism? It is inordinate love for one's own language. इसका मतलब है कि अपनी लैंग्वेज से इतना ज़्यादा प्यार करना कि आप उसे दूसरे लोगों पे थोपने लग जाओ। जैसे प्रशियन गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो जर्मन लैंग्वेज को थोप रही थी फ्रेंच लोगों के ऊपर। The third one is it highlights the lust of imperialists for subjugating the other people and imposing their own rules, culture and language upon them. थर्ड चीज़ आपको क्या दिखाई दे रही है इस लेसन में, जो प्रशियन गवर्नमेंट है अब वो अपना रूल चलाएगी फ्रेंच लोगों के ऊपर। तो प्रशियन गवर्नमेंट एक तरीके से क्या कर रही है, जो लैंग्वेज उनकी है, जो उनका कल्चर है, जो उनके रूल्स हैं, उन्हीं को ही वो फ्रेंच लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। तो ये जो इम्पेरियलिस्ट की यानी कि जो रूल करते हैं बाकी दूसरी कंट्रीज़ पे, उनकी लस्ट को दिखा रहा है। किस चीज़ की लस्ट? पावर की लस्ट को। ठीक है, तो अपनी पावर शो करने के लिए वो दूसरे लोगों को दबाते हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज, इट इज़ अ टूल टू फाइट अगेंस्ट डोमिनेशन। तो लैंग्वेज क्या है? एक टूल है, एक हमारे पास हथियार है कह सकते हैं कि जिससे हम आपस में एक दूसरे से यूनाइट हो सकते हैं, और जब हम यूनाइटेड हैं तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ट्रबल को आगे अपनी कंट्री पे आने नहीं दे सकते हैं। एंड इट इज़ अ की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। तो हम यूनाइटेड है तो हमारे ऊपर कोई भी पावर जो है वो हमें सब्जुगेट नहीं कर सकती, राइट। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रीम एंग्विश फॉर लूजिंग वंस फ्रीडम, मदर टंग एंड द कंट्री। तो एंग्विश का मतलब होता है दुख, तो बहुत ज़्यादा दुख है लोगों के अंदर। कौन से लोगों के अंदर? जो विलेजर्स बैठे हुए थे क्लास में, छोटे बच्चे और इंक्लूडिंग द टीचर ऑल्सो, उन सबके मन में दुख है। क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री उनके हाथ से चली गई है। अब उनकी नेटिव लैंग्वेज भी उनके हाथ से जा रही है, उनकी मदर टंग भी उनके हाथ से जा रही है, और उनकी फ्रीडम भी उनके हाथ से जा चुकी है। सो दिस वॉज द थीम ऑफ द लेसन। नाउ इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। तो टाइटल का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, टाइटल द लास्ट लेसन क्यों रखा गया है? ऑब्वियसली मिस्टर एम हैमिल का लास्ट लेसन है, लास्ट फ्रेंच लेसन है। ठीक है, तो इसके बारे में और पढ़ते हैं। द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज टॉट बाय एम हैमिल टू द चिल्ड्रन एज वेल एज द विलेजर्स सिम्बलाइजेज देयर लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लैंग्वेज। तो ये लास्ट लेसन किस चीज़ को दिखा रहा है, किसके लिए स्टैंड कर रहा है, किस चीज़ को सिंबल है? कि उनका जो फ्रीडम का लॉस है और लैंग्वेज का लॉस है, उस चीज़ को ये सिंबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट इज इट इज़ रैदर एन इमोशनल लेसन फॉर ऑल द पीपल सिटिंग इन द क्लास इंक्लूडिंग द टीचर। तो सभी के लिए ये एक इमोशनल लेसन बन जाता है।
सिर्फ हिस्ट्री लेसन, सिर्फ राइटिंग लेसन, सिर्फ ग्रामर लेसन ना होके ये एक इमोशनल लेसन बन जाता है उनके लिए, उनको रियलाइज़ कराता है कि उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उनके क्या क्या फ्लॉज थे, उनकी क्या क्या खामियां थी. Next is even Franz, who is just a child, realizes his flaw of not learning his lesson when he had enough time and thoroughly enjoys his last lesson. थर्ड पॉइंट है कि फ्रांस जो एक छोटा बच्चा है उसको भी अपनी गलती रियलाइज़ होती है कि जब उसके पास टाइम था उसने तब कुछ नहीं किया, तब उसने लर्निंग को पोस्टपोन किया कि कल कर लेंगे, बट वो कल कभी नहीं आया और आज उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन थी कि कल से उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज याद करने का, सीखने का उसको मौका ही नहीं मिलेगा. Next one is, the story invokes the thought of not postponing the things in the reader. फोर्थ पॉइंट है कि रीडर को भी ये रियलाइज़ होता है कि हमें भी, रीडर को भी अपनी लाइफ की लर्निंग को जो है वो पोस्टपोन नहीं करना है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट जो है उसका आपको 100% यूज़ करना है. और इसीलिए इस लेसन को आपका फर्स्ट लेसन बनाया गया है. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये आपका लेसन का टाइटल द लास्ट लेसन है और सबसे फर्स्ट में क्यों है ये, ठीक है, ताकि आप सारे स्टूडेंट्स ये समझे कि जो पल अभी है वो दोबारा नहीं आएगा. सो यू हैव टू मेक 100% यूज ऑफ एवरी मोमेंट दैट इज कमिंग इन योर लाइफ. यू हैव टू लिव 100% फुल इन दैट मोमेंट. डोंट थिंक ऑफ द पास्ट, डोंट थिंक ऑफ द टुमारो, राइट. मेक 100% यूज ऑफ द प्रेजेंट. So thank you everyone for watching this video. I hope you liked it. If you liked it, then please subscribe to my channel.